तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, साइंस का है। तो पहला सवाल है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर पहला। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी का मतलब काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही। आंख व्यवहार करता है किसके जैसा? तो आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की जैसा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो प्रिज्म का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो किसके द्वारा? तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। यहाँ पर आम नेत्र लिखा हुआ है, इसको अभिनेत्र इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब पर रेटिंग लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है। तो फिलामेंट का रेसिस्टेंस क्या होगा? तो रेसिस्टेंस निकालने के एक फार्मूला होता है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया है। R बराबर होता है V² बटा P। V की जगह पर यहाँ पर 220 रखेंगे, स्क्वायर कर दीजिएगा और P के स्थान पर 100 वाट रखिएगा। काटने पर आपको 484 आएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर जो होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर वोल्ट मीटर के बारे में पूछता तो पार्श्व क्रम में बोलते हैं। पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर जो है ना वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विद्युत फ्यूज बचाता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है ना लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा से बचाता है आपको, और ओवरलोडिंग से भी बचाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं देखिएगा ऑप्शन नंबर सिर्फ बी आपको देगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दोनों से आपको बचाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, जिसको हम लोग डायनेमो भी कहते हैं। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत ऊर्जा स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को हम अनंत ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। पवन चक्की में उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होता है? तो 15 किलोमीटर पर घंटा होता है। ये पिछला सेट में आया था। अगला प्रश्न है CaCO3 जो इसको तोड़ने पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो इसको देखिए टूटा है ना, तो टूटने को हम कहते हैं अपघटन, या इसी को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ना उपचयन भी है और ऊष्माक्षेपी भी है। तो पहले ये आ गया तो यही मार दीजिए, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। कहता लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। यह भूरे रंग का धुआं जो होता है NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में लवण कौन है? तो ये कल के ही सेट में है। लवण जो है K2SO4 है ना। पोटेशियम सल्फेट को एक लवण का उदाहरण के रूप में देखते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो ये सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला प्रश्न है लोहे का परमाणु संख्या कितना है? तो लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब करेगी तो कौन सा गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन निकलेगी। याद रखिएगा जस्ता एक धातु है और तनु हाइड्रोलिक एसिड है। तो धातु और एसिड के रिएक्शन में हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। अगला प्रश्न निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर कॉपर जो है ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं किससे जी? तो इलेक्ट्रॉन देखिए माइनस वाले हैं तो प्लस वाले पर मुक्त होंगे, एनोड पर होंगे। एनोड होता है पॉजिटिव। हाइड्रोकार्बन क्या कौन है? तो हाइड्रोजन और कार्बन किस में पाया गया? तो देखिए हाइड्रोजन है, कार्बन है। ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये एक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। COOH ये क्या है? तो COOH क्या है? कहता अभिक्रियाशील समूह का एक मूलक है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए पूरा कार्बोक्सिलिक नहीं है, सिर्फ अम्ल लिखा हुआ है, तो अम्ल में ही मार देंगे। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण क्या होती है? तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आइएगा ना तो धातु का गुण आपका बढ़ते चला जाता है, बढ़ता है। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। ये प्रथम क्या कहलाएंगे? क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है कृत्रिम वृक्क में किस अपशिष्ट पदार्थों
को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक किया जाता है, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को जो है क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, कृत्रिम वृक्क जिसको डायलिसिस कहते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो है एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको कह सकते हैं। इसको आप घटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है भोजन जो होता है जटिल से सरल अणुओं में टूट जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं ये जो होते हैं साफ जल में पाए जाते हैं, और मलेरिया वाले जो होते हैं वो गंदा जल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो इसमें पादप हार्मोन जो है एक क्या, ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। कहता निम्न में से कौन सा हार्मोन दीर्घन और विभाजन में मदद करता है? ये दोनों में जानते हैं सब है, जैसे जिब्रेलिन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये सब क्रियाओं में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। कहता तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है ना ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन को हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। अंडाणु निषेचित होती है कहाँ? तो ये फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है मानव मादा में जननतंत्र का भाग नहीं है? तो मानव मादा में जननतंत्र का भाग नहीं है, कौन सा? तो शुक्र वाहिका जो है यह नर जननतंत्र का भाग है। शुक्राणु बनता है? तो शुक्राणु बनता है वृषण में, यानी हाइड्रोसील में बनता है, वृषण में बनता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ओजोन परत पाई जाती है तो समताप मंडल में, और उसका इंग्लिश लिखा हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे? सूखा पेड़, सूखा जो घास पत्ता ये अपने सड़ जाता है, बाकी ये सब जो है खत्म उस तरह आसानी से नहीं होगा। करण निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण जो है कुएं का जल है, यानी कुआं हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी बता रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं, ह्रास का मतलब कमी होता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। अपचयन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा, वैश्विक ऊष्मा का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है प्रमुख गैस है। कहता है अगला प्रश्न, पीत कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत का स्रावन जो होता है वो कहाँ से है? तो वह लीवर से है, यानी यकृत से हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो वंशज यानी बाल की प्रकृति जो होती है ना वो वंशागत नहीं हो सकती है। अगर पिता का घुंघरैला है तो हो सके बाल बच्चा का बाल सीधा सीधा हो सकता है, समझा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो हो जाती है, समूह का मतलब होता है वर्गों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो सकते हैं? तो इसमें देखिएगा C6H12O6 होता है, C6H12O6, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक छोटा 48 क्वेश्चनों को हमने देख लिया। फिर से अगले वीडियो में आएंगे।